तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसमें सबसे मेन जो पहला सेक्शन वो यही कहता है, फर्स्ट वाला, कि ये पूरी इंडिया पे एक्सटेंड करता है एक्ट की रिलायबिलिटी। और अगर कोई और हिंदू भी है जो मैरिज हो चुकी है हिंदू कस्टम्स के अकॉर्डिंग, वो अगर देश के बाहर भी रह रहा है और फिर वो देश में वापस आ जाता है और उन्हें तलाक कराना होता है, तो वो तब भी करवा सकते हैं। ठीक है, लाइक होल ऑफ इंडिया पे वो एक्सटेंड करता है ऑल द हिंदूज़ पे। साथ में थर्ड डेफिनेशन जो आती है हमारी सेक्शन में, डेफिनेशन लिखी हुई है सारी, जो कि आपको मतलब तो समझ जानी चाहिए थी, क्योंकि हर किसी में रिलेट कर रही हैं, रिपीट हो रही हैं चीज़ें बार बार। पहले तो कस्टम क्या होता है, वही चीज़ जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, यूनिफॉर्म है और लोकल एरिया में है, ट्राइब में, ग्रुप में या किसी फैमिली में चल रही है। पर ध्यान में क्या रखने वाली चीज़ है, वो चीज़ सर्टन होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए नेचर में, और वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में वो कभी भी आपके फैमिली के द्वारा छोड़ी नहीं जानी चाहिए वो प्रथा। अगर वो प्रथा कभी भी छोड़ दी गई और आप उसे दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं तो उसे कस्टम नहीं कहा जाएगा। जो दूसरा है कि इसमें जो रिलेशन एक्ट है उसमें जो कोर्ट्स कहा गया है, सिविल कोर्ट्स कहा गया है, वो कहा गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है ये मैटर्स को सुनवाई करने का, लाइक फैमिली मैटर्स को। यहाँ से आपका मेन गेम चालू होता है। ये सेक्शंस पूरे में आपको फैला हुआ नज़र आएगा, हाफ ब्लड, फुल ब्लड, इनके मतलब काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, तो यहीं पे समझ जाओ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ भीम को। ठीक है, भीम की मानते हैं शादी हो गई इंदुमती से। ठीक है, अब शादी तो उन दोनों की हो गई, भीम और इंदुमती के जो बच्चे होंगे उन्हें हम कहेंगे फुल ब्लड। ठीक है, यानी कि जो बच्चा हुआ विच मीन्स चाइल्ड वन, यानी कि उसके डिसेंडेंट जो होंगे वो कॉमन एंसेस्टर होंगे। ठीक है। सेकंड है हमारा, अगर ये भीम का शादी के बाद इंदुमती से चक्कर चलता है चुटकी के साथ में, तो चुटकी के साथ इसके इलेजिटिमेट रिलेशन है, या फिर जो इनका बच्चा होगा उसे कहेंगे हम हाफ ब्लड। तो ये दोनों जो बच्चे होंगे, हाफ H1 और C1, ये दोनों का रिलेशन होगा आपस में स्टेप सिबलिंग्स का, स्टेप ब्रदर सिस्टर का। ठीक है। पर साथ में अगर कोई इंदुमती थी, इंदुमती ने किसी दूसरे राज्य के राजा के साथ यानी कि किंग के साथ अफेयर रखा और उनके साथ जो बच्चा हुआ इनका K1, अब इसको बोलेंगे हम यूट्राइन ब्लड। यहाँ पे सेम मदर होगी पर फादर डिफरेंट होंगे। इस वाले एग्जाम्पल से आई गेस आप समझ गए होंगे कि आप अगर लेजिटिमेट चाइल्ड हो तो आपके बाप यहाँ पे सेम एंसेस्टर, सॉरी आपका सेम डिसेंडेंट, और एक और पराई औरत के साथ जो बच्चा होगा वो होगा आपका हाफ ब्लड, जिसे हम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं सौतेला है। ठीक है। दूसरा, अगर आपका इंदुमती अगर किसी दूसरे राजा के साथ शादी में होने के बाद भी बच्चा करती है तो वो बच्चा होगा यूटराइन ब्लड, यानी कि वो आपकी कॉमन मदर है पर फादर डिफरेंट है इस वक्त। ठीक है। नेक्स्ट जो एक स्पेशल चीज़ है इस सेक्शन के अंदर वो है स्पेंडा, जो कि बहुत आसान है याद करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। स्पेंडा का मतलब होता है पिंड। आपने देखा होगा पिंड दान करते हैं। पिंड दान होता है आपके एंसेस्टर्स के लिए, समझ गए। पिंड दान किन के लिए हो रहा है, वो इन्हीं लोगों के लिए हो रहा है। तो देखा जाने वाली चीज़ जो यहाँ पे है वो है कि आपके स्पेंडा में कौन कौन लोग हैं। ठीक है। तो क्योंकि इसके ऊपर आगे बहुत सारी चीज़ें रिलाई करेंगी, प्रोहिबिट रिलेशंस, तो इसको एक बार समझ लेना आसान रहेगा। अगर आपकी बात चल रही है, आपके होंगी दिस इज यू, आपका फादर भी होंगे, आपकी मदर भी होंगी। ठीक है। तो जब आप स्पेंडर रिलेशनशिप देखेंगे तो आपको दोनों साइड में देखना पड़ेगा। पहली बात, मदर की साइड में उनकी 3 जनरेशन देखनी पड़ेंगी असेंडेंट और असेंडेंट में, और असेंडेंट में, हाँ, और फादर की साइड में 5 जनरेशन देखनी पड़ेंगी असेंडेंट में। यहाँ 2 वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, असेंडेंट और एक आएगा आपका डिसेंडेंट। असेंडेंट की बात करते हैं, इसको ऐसे याद कीजिए, असेंडेंट ए से लेके नीचे तक जाएंगे, ABCDEFG, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर असेंडेंट। अब दिस इज यू, अगर आपका कभी बच्चा होता है G हो गया और फिर उसका बच्चा हुआ H हो गया, सो ये आपके जो नीचे वाले बच्चे हैं जो आपके डिपेंडेंट्स थे वो आपके डिसेंडेंट्स बन जाएंगे।
जो आपके आने वाले बच्चे हैं वो डिसेंडेंट्स बन जाएंगे और आपके जो पूर्वज हैं वो आपके एसेंड बन जाएंगे। सो लाइक आप ऐसे याद कर सकते हो, एक फैमिली ट्री होगा तो सबसे जो पुराना पूर्वज होगा आपका वो एसेंडेंट होगा, और जो आपके बच्चे होंगे नीचे वाली स्टेटस में, जो अभी हम डील नहीं कर रहे हैं पर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, वो आपके होंगे डिसेंडेंट। इस चीज़ को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब मेंटेनेंस वाला हम पढ़ रहे थे हमने वहाँ पे देखा था कि आपके मरने के बाद आप पे कौन क्लेम करता है, आपकी प्रॉपर्टी पे कौन क्लेम करता है, वो सारे होते हैं डिपेंडेंट्स। वो सारे डिपेंडेंट्स जब ही होंगे। आप एक बार रीजनेबल थॉट के साथ सोचो, अगर आपकी मौत होती है, लाइक आपकी मौत होती है बिल्कुल सही टाइम पे, लाइक 70-80 की एज में, तो क्या उस टाइम तक इन सारे लोगों का जीना मतलब जी पाएंगे ये लोग कि नहीं जी पाएंगे? ऑलरेडी सारे डेड होंगे और अब भी डेड हो गए होंगे। आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है जी और एच होगा वो आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगा, तो वो हो गए आपके डिपेंडेंट। सो डी फॉर डिपेंडेंट एंड डी फॉर डिसेंडेंट, ठीक है। और ऊपर वाले सारे हो गए आपके असेंडेंट। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि आपकी फैमिली में फादर से 5 जनरेशन इज असेंडेंट लीनिएज, ठीक है, मदर में 3 जनरेशन इज लीनियन। ये सारे आपके स्पेंडर रिलेशंस में आएंगे। आई होप दैट इज क्लियर। आप ये डायग्राम पे बना के आ सकते हैं, लाइक इम्प्रेस करने के लिए टीचर को, उसको बताने के लिए कि आप समझ गए हैं टॉपिक को अच्छे से। फॉर एग्जांपल कपल है एक्स वाई, है ना, उनका चाइल्ड होते हैं ए एंड बी, तो ये जो होंगे आपस में फुल ब्लड होंगे, यानी कि दोनों के माँ बाप सेम हैं। पर अगर एक्स यानी कि फादर का किसी पराई औरत के साथ चक्कर था और उससे बच्चा होता है सी, तो इन दोनों बच्चों के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा हाफ ब्लड, ठीक है। अब जो वाई मदर थी यानी कि कॉमन मदर होगी इन बच्चों की, पर इनका बाप नहीं होगा, सॉरी, इसका जो दूसरा अलिस्टमेट रिलेशन होगा आदमी के साथ में, उसके साथ जो बच्चा इनका पैदा होगा डी, इसके फुल ब्लड वाले बच्चे यानी कि सगे बच्चे, और इनका यूट्राइन ब्लड रिलेशन होगा आपस में। समझ गए आप? इसके बाद हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशंस, लाइक किन के रिलेशंस नहीं चल सकते हैं बाय द लॉ। लॉ किन रिलेशंस को मना करता है? सबसे पहला लीनियन असेंडेंट्स ऑफ अदर, विच मीन्स जो मैंने भी आपको स्पेंडर रिलेशन दिखाया उसमें आप ऊपर वाले से शादी नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे हैं, आप F2 से शादी नहीं कर सकते, आप F3 से शादी नहीं कर सकते, F4 से शादी नहीं कर सकते, F5 से शादी नहीं कर सकते, और मदर्स में M1 में M2 और M3 में शादी नहीं कर सकते। आई नो इट इज़ वियर्ड और ये होना यहाँ पे डाउटफुल है मेरे लिए भी। साथ में इनकी हस्बैंड एंड वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते लीनियन असेंडेंट्स में। फिर से एक बार दिमाग से परे बात, आप F1 की वाइफ से शादी नहीं कर सकते, ठीक है, हस्बैंड से शादी नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे हस्बैंड वाइफ से शादी नहीं कर सकते, हस्बैंड वाइफ, यहाँ पर भी आप इनसे शादी नहीं कर सकते हैं। दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर रिलेशंस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आप और लोगों से शादी नहीं कर सकते, जैसे कि आप वाइफ से शादी नहीं कर सकते। अब किन किन की वाइफ से शादी करने के लिए मना है बात करते हैं। आप ब्रदर की वाइफ से शादी नहीं कर सकते, भाभी से, ठीक है। आप फादर की यानी कि मम्मी से शादी नहीं कर सकते, ऑब्वियस है ये तो बातें। मदर के ब्रदर यानी कि आप अपने मामा की बीवी से यानी कि अपनी मामी से शादी नहीं कर सकते। सो लाइक यहाँ पे आ गई आपकी भाभी, यहाँ पे आ गई आप मदर, यहाँ पे आपकी आ गई मामी, एंड यहाँ पे आ गई ग्रैंडफादर यानी कि आपकी ग्रैंड मदर से भी शादी नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। साथ में आप ग्रैंड मदर के ब्रदर की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते, यानी कि आपकी जो ग्रैंड मदर, आपकी दादी का जो भाई है, मतलब कि आपकी जो दादी की भाभी है, आप उससे भी शादी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली। थोड़े पेचीदा हैं, ठीक है। साथ में अब एक और चीज़ है डायरेक्ट रिलेशन, जिनसे आप रिश्ते नहीं बना सकते, प्रोहिबिटेड हैं बिल्कुल ही। पहला तो ब्रदर एंड सिस्टर जो हैं वो शादी नहीं कर सकते, अंकल एंड नीस हैं, भांजा भतीजी हैं, उनसे शादी नहीं कर सकते, आंट एंड नेफ्यू हैं, शादी नहीं कर सकते आप, ठीक है। सबसे और एक और चीज़ में शादी नहीं कर सकते, अगर बच्चे हैं आपके भाई बहन के, यानी कि आपकी बहन के बच्चे हुए, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। बहन के बच्चे हुए, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। ब्रदर के ब्रदर हुए, उनके अगर बच्चे हुए तो आप उनसे भी शादी नहीं कर सकते हैं। एक ट्रिक बता दूं उसको याद करने के लिए, ये तो मेरे ख्याल से आसान है, अंकल एंड नीस वाला, आंट एंड नेफ्यू वाला और चिल्ड्रन वाला।
साथ में इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, एक फैमिली होती है, फैमिली में 3 लोग तो ऑब्वियसली होते ही हैं। अगर आपका भाई है तो भाभी होगी, ठीक है, किसी न किसी रिलेशन में आपकी मम्मी होंगी, आपकी ग्रैंड मदर होंगी। आप इन तीनों से तो शादी कर ही नहीं सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी मम्मी और आपके दादी की जो भाई होंगे, उनके ब्रदर होंगे, उनकी वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते हैं आप। और साथ में ऊपर वाले दोनों आसान है, पहले तो लीनियन असेंडेंट से आपको शादी नहीं करनी है, दूसरा ये उन लीनियन असेंडेंट्स के वाइफ एंड हस्बैंड से भी शादी नहीं करनी है। यहाँ पे आप ये मत सोचना, एक और चीज़ करेक्शन कर देता हूँ, वाइफ ज़रूरी नहीं पहली वाइफ हो उनकी, क्योंकि शादी 2 लोग से ज़्यादा से भी हो सकती थी, स्टेप वाइफ भी हो सकती थी। तो आप उन स्टेप वाइफ से भी शादियाँ नहीं कर सकते हैं, अपने दादा की, परदादा की, उनके परदादा की और उनके भी परदादा की। तो वो वाला प्रोहिबिटेड रिलेशन वाला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन पड़ जाता है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। और दूसरा है हमारा कंडीशंस ऑफ मैरिज, लाइक एक मैरिज करते टाइम हमको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे बायगैमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बायगैमी मतलब कि आप अगर शादी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका कोई दूसरा पार्टनर नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप पहले शादी कर चुके हो। इलिजिटिमेट नहीं है, मतलब लिविंग रिलेशन नहीं बात कर रहे, आप उसके साथ शादी में नहीं होने चाहिए हो। आप सिर्फ एक ही इंसान के साथ सोलमनाइज कर सकते हो अपनी शादी, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप बायगमी करते पाए गए तो इसका सेक्शन 17 जो दिया हुआ है उसमें पनिशमेंट दी हुई है। इसमें आईपीसी के सेक्शन मेंशन हैं, क्योंकि जब बना था इसमें आईपीसी लिखी थी। इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें कहा यह गया कि आपकी जो पहली वाइफ होगी वो अकॉर्डिंग टू आईपीसी 494 के तहत आप पे केस कर सकती है, और जो आपकी सेकंड बीवी होगी वो 495, यानी यहाँ पे देखो 4 पहली बीवी, 5 अगली बीवी, वो आपके ऊपर इन धाराओं के तहत पनिशमेंट के लिए दायर कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव देखते हैं हम सेकंड 5 का सेकंड है जहाँ पे बात करते हैं कंसेंट की। कंसेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड की है औरत या आदमी, उनके बीच का रिलेशन, ये होगा वॉइडेबल वाले केस में कि अगर वो उस टाइम पे इंसैनिटी में थी, यानी कि उसको अटैक था कि वो सही है दिमाग में कि नहीं है, उसकी शादी करवा दी गई उस दौरान, तो उसे पता ही नहीं है कि उसकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो वॉइडेबल मैरिज है तो वो उसको वॉइड करना चाहे तो उसके ऊपर है, वॉइड ना करना चाहे तो वो उसके ऊपर है। यहाँ पे याद करने वाली ये चीज़ है 5.2 एंड 5.3, ये दोनों हैं वॉइडेबल नेचर में। अगर आप बाइगमी हैं तो वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब कि शुरुआत से ही वॉइड है। आगे एक और 2 रिलेशन पढ़ेंगे हम जहाँ पे वॉइड होगा, ठीक है। सो थर्ड एज, ऑब्वियसली आदमी जो है उसकी 21 होनी चाहिए, ब्राइड उसकी 18 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना एक केस लॉ था, केस लॉ ये था कि पी वेंकटरमन वर्सेस स्टेट। अब हुआ क्या है, यहाँ पे आदमी और औरत की शादी हो गई, दोनों ही माइनर थे उस टाइम पे, और आदमी ने 21 साल से होने के बाद एक और औरत से शादी कर ली जाके। अब बात ये चली कि आप ऐसे शादी कैसे कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि हमारी शादी माइनर थे जब हो गई तो हमारी शादी जो है वो वॉइड थी, इसीलिए अब मैंने वैलिड मैरिज करी है दूसरी औरत के साथ में। पर कोर्ट यहाँ पे ये बोलती है भले ही आप दोनों की शादी माइनर एज में हो गई थी, पर आप दोनों ने ही ये नहीं बोला कि आपको ये शादी डिसॉल्व करनी है, क्योंकि वो वॉइडेबल थी, वॉइड नहीं थी उस टाइम पे। सो आप ये जो दूसरी शादी कर रहे हैं ये वैलिड नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 चीज़ें हैं वो है प्रोहिबिट रिलेशंस, यानी कि जो अभी मैंने आपको पीछे बताए थे इतने सारे रिलेशन, अपनी मम्मी, ग्रैंड मदर, उनकी भाभी, ये सब वगैरह जो रिलेशंस थे, आप उन सब में शादी नहीं कर सकते। अपने लीनियन असेंडेंट्स में शादी नहीं कर सकते, भाई बहन में शादी नहीं कर सकते, नीस आंटी इन सब में शादी नहीं कर सकते। साथ में अपने स्पेंडर रिलेशंस में शादी नहीं कर सकते, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। सो मे बी आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे क्या वॉइड है, सबसे पहला आप बाइगमी नहीं कर सकते, दूसरा प्रोहिबिट रिलेशनशिप में और स्पेंडा वाले रिलेशंस में आप शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं साथ में ही वॉइड और वॉइडेबल की। ऑलरेडी डिस्कस ये सेक्शन 11 में दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से ही नल एंड वॉइड रहती है, ठीक है, डिग्री ऑफ नलिटी होती है, ये पहले से ही वॉइड। अब इनिशियो ये लैटिन वर्ड है, अब समझना ऐसे वॉइड का मतलब आप जानते हैं। अब मतलब कि उस टाइम के अभी से, इनिशियो मतलब कि इनिशियल फेज, इनिशियो मतलब समझो थोड़ा रिलेट कर रहा है ना इनिशियल से, लाइक वॉइड है ये इनिशियल स्टेज से ही, ठीक है। अगर किसी की शादी इस रिलेशन में कर दी जाती है, जैसे कि बाइगमी, दूसरी शादी कर लिया आपने, तो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे आपको मेंटेनेंस राइट नहीं मिलेंगे, आपको स्टेटस नहीं मिलेगा उनके हस्बैंड या वाइफ होने का, ठीक है।
स्टार्टिंग से ही आप उनके रिलेशन में नहीं हैं एज पर टू दी लॉ, ठीक है। पर आप चोरी छुपके करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर लीगल अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं आपकी शादी में तो कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा, वो कह देगा कि सेकंड वाला अनफेयर है, चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 12 जहाँ पे वॉइडेबल मैरिज की बात की गई है, जहाँ पे नलिफाइड करी जा सकती है कोई भी शादी, पर वो स्टार्टिंग से वैलिड नहीं मानी जाएगी ना इनवैलिड मानी जाएगी, लाइक बीच में है अभी वो, ठीक है। इट्स अबाउट कि आप एक एज से दूसरे एज पे जा रहे हैं, अभी आप ब्रिज पे खड़े हैं, आपका फैसला है कि आप ब्रिज में वापस जाना चाहते हैं या फिर आप ब्रिज के उस पार जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो कर सकता है, नलिफाइड कर सकता है, वो सिर्फ पार्टीज टू दी मैरिज कर सकते हैं, यानी कि या तो औरत करेगी या तो आदमी करेगा इस केस में। सबसे पहले यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस है दोनों पार्टीज को कि अगर वो अनसाउंड माइंड की थी जब उनकी शादी हुई तो उनको ये चीज़ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि उनको इस शादी में रहना है या नहीं रहना है। जब तक वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तब तक उनका शादी चलता रहेगा और वॉइड एबल रहेगा। अब दूसरा है कि अगर आपकी शादी किसी फ्रॉड या फोर्स से करवा दी गई आपकी शादी के टाइम पे, तो ये आपके पास टाइम है कि आप शादी के 1 साल के अंदर अंदर डिवोर्स फाइल करो, नहीं तो ये कंसेंट मान लिया जाएगा कि आपने ये शादी को स्वीकार कर लिया है और इसके बाद फिर आप नहीं कंटिन्यू कर सकते इस आदमी को छोड़ने के लिए, आपको फिर रहना पड़ेगा उसके साथ में। कुछ और केसेस में जब शादी वॉइडेबल होती है, जब ये पता चलता है कि जो औरत है वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है, अब वो पता लगता है शादी के बाद में, तो ऑब्वियसली ये डिस्क्रिशन होता है आदमी के पास कि वो शादी रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। साथ में उन चीज़ों को और अलाउ मतलब नहीं किया गया है। अगर आप इग्नोर थे इस फैक्ट से कि आपका जो स्पाउस है, आपका जो शादी कर रहे हैं बंदे, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, फोर्स हुआ है, कोरिजन हुआ है ऑन द टाइम ऑफ मैरिज, अगर आपको ये बात नहीं पता है कि उसको इंसैनिटी के दौरे पड़ते हैं तो आप ये आगे तक खींच सकते हैं, लाइक 1 साल से ज़्यादा खींच सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप सारी चीज़ों के नोन है कि आपको पता है तो आप उसे 1 साल से ज़्यादा नहीं खींच सकते शादी को, आपको 1 साल के अंदर अंदर ये डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा। साथ में आपने कोई मैरिटल इंटरकोर्स करा नहीं है अपने पार्टनर के साथ में, लाइक आपने शादी करी, ठीक है, पर यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, आपको कुछ ना कुछ की खामी के बारे में पता है कि लाइक फ्रॉड से हुई है, तो मन में हमेशा शंका से थी, तो आपने कभी वो शादी वाले रिलेशन रखे ही नहीं, तो ऐसे केसेस में भी आप पिटिशन अलाउ कर सकते हैं आगे वाले टाइम में, और ये सिर्फ पार्टी ही कह सकती हैं इस पिटिशन को आगे ले जाने का काम। 2 छोटे छोटे सेक्शंस और ख़त्म कर लेते हैं, फिर एक हाफ ऑफ द एक्ट ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला सेरेमनी टू द हिंदू मैरिज। शादी करने के टाइम पे ना कुछ कस्टम ज़रूरी होते हैं, कुछ सेरेमनीज ज़रूरी होती हैं जो एक मैरिज को एक मतलब कि लीगल मैरिज करवा देती हैं, ठीक है। ये सेरेमनीज में ऐसा होता है, सप्तपति होता है, कन्यादान होता है। सप्तपति मतलब कि 7 फेरे जो लिए जाते हैं साथ में घूम के, पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपके ये सारे कस्टमरी लॉज फॉलो हों, लाइक सप्तपदी यानी कि 7 फेरे लेना हो, कहीं पे 4 फेरे लिए जाते हैं, कहीं पे औरत को ही आदमी के इर्द गिर्द घुमा दिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सप्तपदी हो, कन्यादान हो, फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सेरेमनीज फॉलो नहीं करी हैं। उनके कोई कस्टमरी राइट्स भी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग्स अगर उन्होंने कर ली है शादी तो वो भी एक वैलिड मैरिज ही होगी। चलिए आपने शादी कर ली तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो रजिस्ट्रेशन की होती है, पर चिंता मत कीजिए, अगर आपने रिलेशन मतलब शादी करने के बाद में रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी शादी उससे इनवैलिड नहीं हो जाती है। पर अगर आप किसी भी स्टेट में हैं और स्टेट के रूल डिफर करते हैं कस्टमरी लॉज के लिए, तो वहाँ पे थोड़े अलग स्टेट लेजिस्लेशन हो सकते हैं कि वहाँ पे मैनर ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ पे कितना रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, मैनर क्या होगा, कंडीशंस क्या होगा रूल्स का, तो वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आपने शादी करी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपकी शादी जो है वो इनवैलिड करार कर दी जाएगी। इसमें आप ये वाला केस डाल सकते हैं एक क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू का, जहाँ पे आदमी जो कि क्रिश्चियन था और जो औरत जो कि हिंदू थी, दोनों अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, पर उनको लताड़े इस वजह से पड़ती है कि जो शादी हुई वो हिंदू कस्टम से नहीं हुई, वो हिंदू रीति रिवाजों से नहीं हुई, तो इसको फिर हिंदू रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जा रहा है, तो इसको आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर रजिस्टर करवाना चाहिए था। सो दिस वाज अ केस लॉ, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड आगे वाली चीज़ें जहाँ पे हम देखेंगे मैट्रिमोनियल रिलीफ जो इस लोगों को मिल सकती है, लाइक
सेक्शन 9 होगा, 13 हो गया, जुडिशल सेपरेशन हो गया, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।